हेलो दोस्तों। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उमरिया ज़िले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 11 हाथियों की मौत को लेकर सुर्खियों में था। वहीं अब छोटा भीम की वजह से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फिर से चर्चे हो रहे हैं। दरअसल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 4 हाथी और लगभग 80 कर्मचारी दिन रात जंगलों में छोटा भीम नाम के टाइगर को खोज रहे थे, जो कल यानी कि शुक्रवार को 29/11/2024 को वो मिल गया फाइनली। काफ़ी मैंने इंजर्ड हालत में वो रिकवर किया गया है। और आगे क्या हुआ उसे शायद, जहाँ तक बात है कि उसे वन विहार भोपाल भेजा जा रहा है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक नई जानकारी को लेकर के। और जानकारी खबर निकल कर आ रही है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, और खबर कोई अच्छी खबर नहीं है। किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रेमी को उदास करने के लिए खबर काफ़ी है कि एक छोटा भीम नाम का टाइगर जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन में रहता था, उसकी टेरिटरी वहाँ हुआ करती थी, वो उसे 4-5 दिन पहले किसी एक सफारी के दौरान एक टूरिस्ट ने उसे उसके गले में फंदा लगा हुआ देखा। और उसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी उस सफारी के दौरान। लेकिन वो उस सफारी के दौरान वो कोई कमज़ोर नहीं लग रहा था, वो दौड़ भाग कर रहा था, चलकर आराम से जा रहा था, कोई मतलब उसे परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके गले में एक फंदा जकड़ा हुआ देखा गया था। उस तरह के वीडियो के रिलीज़ होते ही, जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर आई, तो विभाग में एक हड़कंप सा मचा। विभाग के कान खड़े हुए और उन्होंने उस बाघ की खोज शुरू की। लेकिन जैसा कि उसके गले में फंदा लगा हुआ, इमीडिएटली तो वो उतना कमज़ोर नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया। उसकी साइटिंग एक आध दिन के बाद और मिलनी बंद हो गई, जबकि वो एक ऐसा बाघ था कि लगभग उसकी साइटिंग हर दिन ही लगभग होती थी। बहुत फ्रीक्वेंट साइटिंग वो देता था। तो जैसे ही उसकी साइटिंग नहीं हुई तो विभाग को डाउट हुआ कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तो इसके बाद विभाग ने लगभग अपने 80 कर्मचारी, 4 रेंज के स्टाफ्स को लगा दिया, 4 हाथियाँ लगाई उसके पीछे महावत के साथ। उसकी खोज जारी थी, जो कि कल फाइनली डीप फॉरेस्ट के अंदर उसे रिकवर किया गया और वो काफ़ी इंजर्ड हालत में था। और उसके बाद जैसी खबर है कि उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वन विहार भेजा जा रहा है। और जहाँ तक मुझे आशंका है कि वो वापस और कभी अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं लौटेगा, उसे वहीं वन विहार में ही रखा जाएगा शायद। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि इस तरह से बाघों को जब भी रिकवर करके वन विहार में भेजा जाता है तो जनरली वापस नहीं आते हैं। तो खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन बांधवगढ़ के कर्मचारियों की माने तो इस तरह के एक डोमिनेंट मेल टाइगर के चले जाने से पार्क से एक जो खालीपन, एक सूनापन महसूस हो रहा है उनको, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसका जो टेरिटरी था, उस टेरिटरी में अब टाइगर किसी दूसरे टाइगर को आकर कब्जा करने में काफ़ी वक्त लगेगा। क्योंकि एक टेरिटरी होती है, उसमें पता होता है आसपास के बाघों को भी कि भाई ये उसकी टेरिटरी है, तो जनरली वो उसमें घुसते नहीं है जल्दी। और उस एरिया में, उस जोन में साइटिंग, सबसे बेहतर साइटिंग देने वाला ये बाघ था। उसके बाद टूरिस्ट को भी उस तरह की साइटिंग मिलना शायद कठिन हो। आगे देखा जाए क्या होता है। और ये बाघ कोई ज़्यादा बूढ़ा भी बाघ नहीं है, ये 5-6 साल इसकी उम्र है लगभग। और ये जो एक और मेल टाइगर है, वो बजरंग का ये भाई है। ये खितौली में ही इसकी टेरिटरी थी मोस्टली। लेकिन ये इस तरह के गले में फंदा लगना और बाघ का उसमें फंसना, ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पोचर्स एक्टिव हों। ये हो सकता है, मतलब ये इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर इस तरह का केस है तो फिर ये बहुत ही संगीन मामला होता है। या फिर एक दूसरे तरीके से भी ये हो सकता है कि जंगली सूअर को मारने के लिए भी बहुत बार शिकारी फंदा लगाते हैं और कई बार उसमें बाघ भी फंस जाता है। तो इस तरह की एक घटना पन्ना नेशनल पार्क में ऑलरेडी
हो चुकी है। वहाँ ये हुआ था कि एक टाइगर की फांसी लगने से मौत हो गई थी। मतलब वो इस तरह की घटना थी कि वो टाइगर फंदे में फंसा, उसने खींचतान करी और हो सकता है एक तरफ ढलान रहा हो तो वो उस तरह धंस गया उस तरफ, और अपने बॉडी वेट से ही उसे फांसी लग गई हो, ये हो सकता है। तो अगर ये जंगली सुअर के शिकार वाले हैं तो ये पोचर्स लोकल होते हैं जनरली, और इनका उद्देश्य जो होता है ये होता है मांस खाना जनरली। और अगर टाइगर के शिकार के लिए फंदा लगाया गया था तो ये बड़ा ही सीरियस मैटर है। मैटर तो सीरियस ये भी है कि जंगली सुअर के शिकार के लिए फंदा लगाया गया हो, क्योंकि पोचिंग तो पोचिंग है, जंगली जानवर की जान जान है भाई, और नियम संगत कार्रवाई उन पे भी होनी ही चाहिए। लेकिन अगर वो फंदा टाइगर को मारने के लिए ही लगाया गया था तो इसमें इंटरनेशनल पोचर्स के इन्वॉल्वमेंट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो होते हैं वो साइलेंट मेथड को अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाते की गोली मारने के। गोली मारने से होता है कि आवाज़ होती है जंगल में, दूर दूर तक पता चलता है कहीं गोली चली है, तो फिर उससे अच्छा है फंदा लगा देते हैं वो लोग, साइलेंटली शिकार हो जाता है। लेकिन ये मामला जंगली सुअर वाला है या टाइगर के शिकार के लिए ही फंदा लगाया गया है, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन फंदा लगना कोई नॉर्मल बात मुझे नहीं लगती है। ऐसा नहीं कि फंदा अपने आप लग गया, फंदा तो लगाया गया है, और ये एक वाइल्ड लाइफ क्राइम है। टाइगर से जुड़ी एक और खबर आई है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कसडोल शहर में एक बाघ आकर के घुस गया था, और जब वन विभाग की टीम ने उसे ट्रैंक्लाइज करने के लिए, जब उसको ट्रैंक्लाइजिंग डार्ट मारा गया तो वो वहाँ से भाग गया, भाग कर एक पेट्रोल पंप में चला गया, पेट्रोल पंप की ओर चला गया, और काफ़ी देर बाद वो वहाँ पर बेहोश हुआ, और उसके बाद उसे वहाँ से रेस्क्यू किया गया, उसके सारे चेकअप्स वगैरह हुए, और उससे अभी फिर किसी नेशनल पार्क में छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उसे रेडियो कॉलरिंग के द्वारा उसकी ट्रैकिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, ऐसी बातें मैंने मतलब विभाग के लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कही गई। पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ श्री सुधीर अग्रवाल जी के द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज की गई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू के बाद बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उसमें वो पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। वन्यजीव विशेषज्ञों ने बाघ को रेडियो कॉलर पहनाया ताकि उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके, और जल्द ही बाघ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो ये बाघ उड़ीसा से सटे बरनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकल करके कसडोल शहर में घुस गया था। इसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया, और अब उसे किसी सेफ जोन में, किसी टाइगर रिजर्व में ही उसे रिलीज किया जाएगा। अब जब बात हमने शुरू की थी बांधवगढ़ नेशनल पार्क से, तो उसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क पर ही बात को आज की हम ख़त्म करेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक और खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि वहाँ पर 50 गौर और लाए जाने हैं, और जिस पर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। ये गौर सतपुड़ा से लाए जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी और फरवरी के बीच में बांधवगढ़ आ जाएंगे। 1995 के आसपास बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगभग गौर एक्सटिंक्ट कर गए थे, और इसका आज तक कोई पता नहीं चला। किसी तरह की कोई वायरस का शिकार हो गए ये, या फिर कोई ऐसी बीमारी फैल गई कि सारे के सारे एक्सटिंक्ट कर गए वहाँ से। इसीलिए हर बार गुजरात के लायंस को दूसरे जगहों पर भी शिफ्ट किए जाने की बात की जाती है, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस रातों रात इतनी तेज़ी से फैलती है कि किसी एक प्रजाति के पूरे एक्सटिंक्शन पे आ जाने का खतरा भी हो जाता है। और इसी सोच के साथ कूनो नेशनल पार्क को डेवलप किया गया था कि यहाँ पर गुजरात से शेर लाकर, लायंस ला करके यहाँ रखे जाएंगे। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे सरकारी स्तर पर, जिस कारण से उसे
चीतों के लिए छोड़ा गया। खैर ये सरकारी लेवल की बातें हैं, इन पर नहीं पड़ते हैं। और यहाँ बात हो रही है गौर की, तो इंडियन गौर जो होता है वो इंडिया के फॉरेस्ट का सबसे बड़ा कैटल है, समझिए, वाइल्ड कैटल। और इसकी बनावट भी इस तरह से मस्कुलर होती है और काफ़ी ताकतवर भी होता है। कई बार लोग इंडियन गौर और को बाइसन बोल देते हैं, लेकिन बाइसन जनरली ये नहीं है। बाइसन अमेरिका में पाया जाता है, वो अमेरिकन बाइसन होता है। आप गूगल भी करोगे तो सिर्फ अगर बाइसन लिखोगे तो वो अमेरिकन बाइसन आएगा, उसके बारे में आएगी। अगर इसके बारे में जाननी है तो आपको गौर लिखिए या इंडियन बाइसन लिखिए, तो फिर इसके बारे में डिटेल्स आएंगी। हालांकि ये ज़्यादा ताकतवर होता है उससे। हमारा इंडिया का जो गौर है वो बाइसन से ज़्यादा ताकतवर होता है। हमारा इंडियन बाइसन या गौर उसके बीच और अमेरिकन बाइसन, जिसको केवल बाइसन बोलते हैं, इन दोनों के बीच अगर लड़ाई होगी तो डेफिनेटली 100% नहीं 200% इंडियन गौर ही जीतेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन बाइसन उसको हरा ही देगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। ये जो इंडियन बाइसन या गौर होता है ना, इसको आप गाय की फैमिली समझ सकते हो। जैसे एक जंगली भैंसा होता है, वाइल्ड बफेलो, वो भैंस है, ये गाय है। और अगर अफ्रीकन वाइल्ड बाइसन और इंडियन गौर के बीच भी अगर लड़ाई हो जाए तब पर भी इंडियन बाइसन ही जीतेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बांधवगढ़ में जब लगभग एक्सटिंक्शन पे आ गए थे बाइसन्स, इंडियन बाइसन्स सॉरी, गौर्स, तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, वो है इनब्रीडिंग। क्योंकि इनब्रीडिंग से जीन्स कमज़ोर हो जाते हैं और जानवरों में, जानवर चाहे इंसान, उसमें विसंगतियां आने लगती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है उनमें। तो अभी लास्ट टाइम जो 19 का लॉट आया था कान्हा नेशनल पार्क से बांधवगढ़ में, उनमें ये प्रॉब्लम आई इनब्रीडिंग की। और कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क जो है, ये दोनों के बाइसन जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस बार पेंच से भी नहीं लाई जा रही है, बाइसन्स लाए नहीं जा रहे हैं, ये सतपुड़ा से लाए जा रहे हैं इस बार। क्योंकि ये कान्हा वाले इंडियन गौर और पेंच वाले, इनके जीन्स कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। क्योंकि कान्हा पेंच कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ से एनिमल्स हमेशा ट्रांजिट करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ आना जाना लगा रहता है। तो फिर इसी रीजन से ये डिसाइड किया गया है कि इस बार सतपुड़ा से लाए जाएंगे ताकि नए जो यहाँ पर जो ब्रीडिंग होगी, वो उसके बाद जो बच्चे आएंगे, काफ्स होंगे, उनमें अच्छी वैरायटी आएगी। वो जो नेक्स्ट यहाँ का जो जनरेशन होगा वो अच्छा होगा। इसी तरह का काम अफ्रीका में भी करते हैं जो लोग प्राइवेट गेम फार्म करते हैं, गेम फार्मिंग, जैसे कि या वो लोग ट्रॉफी हंटिंग, सफारी वगैरह करवाते हैं अपने पार्क में। वहाँ ये किल करना भी अलाउड रहता है, आई मीन हंटिंग अलाउड रहती है, ट्रॉफी हंटिंग करवाते हैं वो लोग। तो वो भी इस तरह का काम करते हैं कि अपने 5 लायन जो हैं वो, या कोई जितने भी जानवर वो रखे रहते हैं, मान लीजिए 5 उन्हें एक्सचेंज कराना है, तो 5 वो चूज करते हैं और उनका सारा चेकअप वगैरह करवा करके दूसरे पार्क में वो 5 भेजते हैं और उसी हेल्थ के जानवर वो एक्सचेंज में ले लेते हैं वहाँ से, ताकि उनकी इनब्रीडिंग ना हो। तो खैर ये थी आज की खबर। 2-3 खबरें हमने आज देखी, 2 टाइगर से रिलेटेड, छोटा भीम, और ये छत्तीसगढ़ वाले टाइगर से, और तीसरा जो था वो गौर के रिलोकेशन का मामला था। वो सतपुड़ा से बांधवगढ़ भेजे जा रहे हैं 50 गौर, जैसे पहले कान्हा से लाए गए थे बांधवगढ़ में, उसी तरह से सतपुड़ा से आएंगे। और ये होगा जनवरी और फरवरी के बीच। तो देखिए हमारी सफारी शेड्यूल्ड है जनवरी के लास्ट में 25, 26, 27 को बांधवगढ़ में। आई होप कि हमें ये रिलोकेशन का साक्षी बनने का मौका मिल पाए और
देखते हैं क्या होता है। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।